बैंकॉक उतर गया और पीछे मेरी बस खड़ी हुई है जिसको लेकर मैं अपने होटल जाऊंगा। ये एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है, लेकिन इसका नाम हिंदू गॉड अरुणा के नाम पर रखा गया। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको ग्रैंड पैलेस भी कहते हैं। यहाँ बिल्कुल ही साथ में कनाल्स हैं, दरिया है। इस महल का जो दीवारें हैं बहुत ही मजबूत और बहुत ही मोटी हैं, ताकि कोई दुश्मन का हमला हो तो वो ना हो सके। थाई मसाज की इजाद इसी टेम्पल से हुई। और अब वो जगह आ गई है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, द रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये रिक्लाइनिंग बुद्धा तो बहुत बड़ा है भाई, नहायत ही बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है। आज मैं चश्मा लगा के व्लॉग बना रहा हूँ, सोचा कूल लगूंगा, क्योंकि मैं आया हूँ एक कूल जगह पे। थाईलैंड आया हूँ घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए और किसी काम के लिए नहीं। वो सब नहीं, वो नहीं, आपको भी घुमाऊंगा। कराची से फ्लाइट पकड़ी है थाईलैंड के लिए और जहाज पूरा खाली है, मजा आएगा। ग्रीन टी। मैं अपना ब्लॉग इस तरह स्टार्ट नहीं करूंगा कि आपको थाईलैंड उतर के सिम कहाँ से लेनी है, तो वो कैश कहाँ से कराना है, तो बस कहाँ से मिलेगी, ये अगर आपको जानना है तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। थाईलैंड उतरते ही आपको सिम चाहिए होगी, तो सिम आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगी। नहीं तो आपको 7-Eleven यहाँ का एक सुपर स्टोर है, वहाँ से भी मिल जाएगी। मैंने सुना है मार्केट्स में कहीं और भी बहुत सस्ते रेट्स में मिलती है, मतलब आधे से भी आधे रेट्स के अंदर। तो वो जगह मुझे तो नज़र नहीं आई। हो सकता है आप कामयाब हो जाएं उसको घूमने। एयरपोर्ट से आप टैक्सी कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेन भी चलती है और यहाँ पर बस भी चलती है। बैंकॉक उतर गया और पीछे मेरी बस खड़ी हुई है जिसको लेकर मैं अपने होटल जाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं बस से सफर करूंगा और एयरपोर्ट पर ग्राउंड फ्लोर से गेट नंबर 7 से बस मिल जाती है। हाँ भाई, खैरियत से मैं लैंड कर गया। इमिग्रेशन बहुत इजीली हो गई। 4-6 उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन बहुत आसान थे, जिनके जवाब मैंने दे दिए और ठप्पा लग गया। अब मैं थाईलैंड के अंदर हूँ और मैंने ये बस पकड़ी है, इसका नाम है S1। ये बैंकॉक की गवर्नमेंट की बनाई हुई बसेस हैं जो कि बहुत ही सस्ती पड़ती हैं। होटल में मैंने अपना बैग और सारी चीज़ें छोड़ दी और थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, ज़रा रात का हवा लेंगे। थका हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। रोड बड़े साफ़ सुथरे हैं, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई शीना जब्ती का सीन नहीं है। लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, बहुत कम लोगों को यहाँ पर अंग्रेज़ी आती है। टूटी फूटी अंग्रेज़ी में ही काम चलाना पड़ता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। थाईलैंड साला साल गर्म ही रहता है। कुछ इलाके हैं जो ऊपर के हैं वो ठंडे रहते हैं, लेकिन जनरली जो घूमने फिरने की जगह है वहाँ पे गर्मी ही लगी रहती है। इसलिए स्लीवलेस, चड्डे और थोड़ी सी सैंडल्स वैंडल्स पहन के आइएगा। ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो गर्मी भी लग सकती है। रात को ऐसे ही थोड़ी सी मटर गश्ती करते करते फिर मैं अपने होटल चला गया। फिर वहाँ पे जाके मैं सो गया। अभी सुबह के 9 बज रहे और अब मैं बाहर निकला हूँ। रात को भी मुझे इतनी कोई गर्मी तो नहीं लगी, और अभी जब मैं सुबह निकला हूँ अभी भी मुझे इतनी गर्मी नहीं लगी। खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, KFC, मैकडॉनल्ड्स, इंडियन फूड्स, पाकिस्तानी फूड्स, जो मर्जी चाहो खा लो। मैं पिछले 1 घंटे से इन्हीं सड़कों पर फिर रहा हूँ खाने के ऑप्शंस के लिए। अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, वो बंद था, मतलब उनको भी शायद 12 बजे उठने की आदत है। थोड़ी देर के बाद एक ऑप्शन मिला जिसमें वेजिटेबल खाने मिल सकते होंगे। राइस है, खीरा है, कुछ सलाद पत्ता है, लीमू है और ये कुछ मजे का बहुत मजा। खाना वाना खाकर तो मैं निकल गया हूँ। अब एहसास हो रहा है कि गर्मी है। हीट वेव नहीं है यहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत है। थाईलैंड का नामी ग्रामी दरिया, जिसको छाव फराया रिवर भी कहते हैं, जो बिल्कुल बैंकॉक के सीने से होकर गुजरता है और उसके एतराफ में आबादियां भी मौजूद हैं। उन्हीं आबादियों के बीच ये टेम्पल भी मौजूद है जिसका नाम है वट अराउंग। ये एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है, लेकिन इसका नाम हिंदू गॉड अरुणा के नाम पर रखा गया है। और थाईलैंड की काफ़ी पहचानों में ये भी थाईलैंड का लैंडमार्क है। इधर आने के लिए आपको फेरी में बैठकर दरिया क्रॉस कर कर आना होता है। माजी से लेकर अब तक कई सदियों से कितने ही राजा महाराजाओं ने अपनी खुशी से इसकी तामीर में अपना किरदार अदा किया है। बीच में काफी टाइम के लिए अबैंडन भी पड़ा रहा, लेकिन फिर एक नया राजा आया और उसने इसकी कंस्ट्रक्शंस दोबारा से शुरू करवाई। और कहते हैं कि 2017 में जाकर इसी कंस्ट्रक्शंस को मुकम्मल करार दिया गया और खूबसूरती से तैयार की गई इमारतों में ये एक बेहतरीन नमूना है। थाईलैंड में जितने भी ऊंचे मुकाम हैं, यहाँ के लोग बुद्धा का मुजस्मा वहीं पर लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ इतनी ऊपर लगाने का मकसद ये है कि खुदा को पूरा शहर नजर आए। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके रास्ते में एक जगह आती है जिसको ग्रैंड पैलेस भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे इनके बादशाह साहब यहाँ पे 18th सेंचुरी से रह चुके हुए थे। यहाँ बिल्कुल ही साथ में कनाल्स हैं, दरिया है, रिवर है, उसके बराबर में इन्होंने ये महल बनाया। उसकी वजह ये थी कि
इससे दुश्मनों से भी बचाव कर सकें और सिक्योरिटी के इंतजामात में भी हेल्प हो सके। इस महल का जो दीवारें हैं बहुत ही मजबूत और बहुत ही मोटी हैं और काफ़ी ऊंची हैं, ताकि कोई दुश्मन का हमला हो तो वो ना हो सके। इन्हीं के हुक्म पर ना सिर्फ इस जगह को उनके रहने की जगह बनाया गया, बल्कि किंगडम के जितने भी मामलात और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी वो भी यहीं से हैंडल होने लगी। खैर, हम इधर नहीं जाएंगे क्योंकि जहां हम जाएंगे उस जगह का नाम है वाट फो। दिस इज अ फर्स्ट क्लास रॉयल टेम्पल। ये एक बहुत बड़ी जगह पर फैला हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जिसमें इबादत के साथ साथ थाई मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है और थाई मसाज भी सिखाया जाता है। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं और अब तक लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ से पढ़ाई करके दुनिया भर में इस काम को अपना पेशा बनाया है। बेसिकली इस टेम्पल को ट्रेडिशनल थाई मसाज की पैदाइश की जगह भी कहते हैं। थाई मसाज की इजाद इसी टेम्पल से हुई, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स को दबाकर दर्द में आराम लाया जाता है, बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। इस कदीमी प्रैक्टिस और तरबियत को यूनेस्को लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। यहाँ प्रीचिंग हॉल्स भी हैं जहाँ पर मॉन्क्स और आम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। हर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर गार्ड्स भी मौजूद हैं अपने शाहाना अंदाज में। और तो और यहाँ पर बुद्धा की सबसे ज्यादा तस्वीरों का कलेक्शन भी मौजूद है। यूं कह लें कि वाट फो सिर्फ टेम्पल नहीं है, यहाँ लातादाद इमारतों में इबादत के साथ साथ तालीम और तरबियत का अमल भी जारी रहता है। फ्रा ओबोसांग इनका ऑर्डिनेशन हॉल है। ये इनका मेन हॉल है जहाँ पर सारे अपने बुद्धिस्ट रिचुअल्स और इबादत करते हैं, और सबसे ज्यादा सीक्रेट बिल्डिंग यही होती है। इस बिल्डिंग में इनका गोल्ड और कॉपर अलॉय से बना बुद्धा का मुजस्मा भी रखा गया है। मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया है, थोड़ा सा बर्दाश्त के काबिल हो गया है, और अब वो जगह आ गई है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। द रिक्लाइनिंग बुद्धा। द रिक्लाइनिंग बुद्धा ऑफ वाट फो 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ये रिक्लाइनिंग बूढ़ा तो बहुत बड़ा है भाई, हालांकि मैं इस जंगले के बाहर निकला हूँ, हाथ नहायत ही बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। ये मुजस्मा इस बात की अक्कासी करता है जब बुद्धा अपने सब जन्म भूमियां और री इनकारनेशन को पूरा करके फाइनली निर्वाणा में एंटर हो रहे थे, मतलब के अबदी जिंदगी में। अपने सीधे हाथ से अपने सर को सहारा देकर लेटे हुए वो बार बार पैदा होने के अमल और दुनिया की सब पंचायतों से आज़ाद हो रहे हैं हमेशा के लिए। उस लम्हे को इस मुजस्मे में कैद किया गया है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू इन थाईलैंड। थाईलैंड में बुद्धा का स्टेटस खुदा के बराबर है, इसलिए यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त ही नहीं की जाती। इस मामले में नाम भी बहुत एहतराम से लेना होता है। कहते हैं कि ये रिक्लाइनिंग बुद्धा तकरीबन 500 मन सोने से बनाया गया है, जो कि बड़ा होने के साथ साथ सबसे महंगा बुद्धा भी है। टेम्पल की दीवारें खूबसूरत म्यूरल्स और फनकारी से सजी हुई हैं। यहाँ पर टेम्पल्स में चंदा बॉक्स और बाउल्स रखे हुए हैं जिसके अंदर लोग पैसे डालते हैं, जिस तरह हर मुल्क हर शहर की मजहबी इबादत गाहों के पास रखे होते हैं ताकि लोग उसमें चंदा डालते रहें। यहाँ पर 108 ब्रॉन्ज यानी के कांसी के कटोरे रखे हैं, जो कि बुद्धा के 108 किरदारों की निशानी के तौर पर रखे हैं। यहाँ आने वाले उनमें सिक्के भी डालते हैं और जो भी पैसे जमा होते हैं वो वापस इस टेम्पल की मुरम्मत में खर्च कर दिए जाते हैं। और अगर आपके पास सिक्के नहीं हैं तो आप नोट देकर सिक्के ले सकते हैं। ये सहूलत भी यहाँ मौजूद है। लोगों का मानना यह है कि इसमें पैसे डालने से उन पर किस्मत की देवी मेहरबान होगी और छप्पड़ फाड़ नेमतें मिलेंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है और आप उसको दिल से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें। ख्वाहिश तो ख्वाहिश है, उसको पूरा करना आपके अपने हाथ में है। बुद्ध मत के मानने वाले लोग यहाँ पर आकर अपनी इबादतें करते हैं। अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो सभी को वेलकम करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ से हो, कैसे कपड़े पहने हुए हो। जिस्म का ढका होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ज़्यादा नंगे पुंगे हैं तो किराए पे कपड़े भी मिल जाते हैं।
आप थक के अंदर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, यहाँ क्या करने के लिए आए हो। वो सभी को वेलकम करते हैं, अपनी इबादत को वो खुल के करते हैं, सबके सामने करते हैं, ताकि आपको उसको जानने का मौका मिले। सवाल पूछो तो वो आपको बताते भी हैं। वही बात है कि जितना जानेंगे उतना समझेंगे, जितना समझेंगे उतने जो भी ख़यालात हैं मनफी जहन के अंदर वो दूर होंगे। मुझे लगता है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब को इसी तरह कर देना चाहिए। सबको वेलकम करना चाहिए, सबको अपने अहाते खोल के अंदर बुला के चीज़ें भी खिलानी चाहिए, बैठना भी चाहिए, हैंग आउट भी करना चाहिए। वही बात है ना कि जो दिखेगा वो बिकेगा और जो चलेगा वो कहीं तो पहुंचेगा। आप देख रहे हैं रोड पे कितना ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएं। अभी तक की मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन तो यही है कि लोग यहाँ पे अपने आप में रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कोई कनेक्ट करता है, ना बसेस में ना मेट्रोज़ में। किसी को नहीं जानना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पड़ी कि आपकी ज़िंदगी में कितने मसले हैं। सब अपनी धुन में इधर उधर भागते रहते हैं। इस तरह का ट्रैफिक है, लगता है लोग किसी तरह फंसे हुए हैं। भाई फंस के निकलना और निकल के फंस जाना तो चलता रहेगा, लेकिन जल्दी से 7-Eleven से कुछ खाने का उठा लेते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई। फिर उसके बाद जाएंगे अपने रूम में जिसका नंबर है 302, यानी कि सजाए मौत। और ये देखकर मुझे डर लग रहा है, तो जल्दी से लॉक खोलते हैं, अंदर घुसते हैं और लॉक लगा लेते हैं। कोई पीछे से आके मुझे मार रहा था और मैं सो जाता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।